वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। लास्ट क्लास में हमने एस्टिमेशन की डेफिनेशन को ब्रीफ किया, समझने की कोशिश की कि एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में क्या अंतर है। साथ ही साथ हमने एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के डिफरेंसेस को डिटेल में समझने की कोशिश की और किस एंगल से ये दोनों जस्टिफाइड हैं इसको भी देखने का प्रयास किया। आज हम एस्टिमेशन के मेन ऑब्जेक्टिव और उसके एम यानी कि लक्ष्य को देखना चाहेंगे कि किस तरीके से हम इसके क्या लक्ष्य होते हैं और इसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, इसे समझने की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पूर्ववत बताया और हमने डिफरेंसेस देखे थे कि एस्टिमेशन कौन करता है, इंजीनियर करता है। मोस्टली सभी इंजीनियर करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल एक्सेट्रा, और साथ ही मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का एस्टिमेशन करते हैं। ये इंजीनियर क्यों करते हैं, ये भी हम शायद इस उद्देश्य के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एस्टिमेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आकलन क्या होता है, ये आकलन के मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, ये भी हम देखना चाहेंगे। इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था लास्ट क्लास में कि एस्टिमेशन प्रॉपर या परफेक्ट होना चाहिए, न ओवर एस्टिमेशन और न ही अंडर एस्टिमेशन, न ही अंडर एस्टिमेशन और न ही ओवर एस्टिमेशन। यदि ये दोनों हुआ तो आपका लॉस निश्चित है। इन सारी डिस्कशंस को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आकलन द्वारा यह ज्ञात होता है कि प्रोजेक्ट लाभदायक है या नहीं। यानी कि जैसे ही आप एस्टिमेशन कंप्लीट करते हैं, सारे कैलकुलेशन करते हैं, छोटी से छोटी बातों का निर्धारण करते हैं और इसके द्वारा आप पता लगाते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट सोच रखा है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। और ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली जब आप लगाएंगे तो वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसका हम सबसे पहले एस्टिमेशन करते हैं, इसका आकलन हम करते हैं। तो आकलन ही एस्टिमेशन, तो वर्ड कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, हमको आकलन के बारे में लिखना है कि आकलन से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रोजेक्ट लाभदायक है अथवा नहीं। अब प्रोडक्ट को यानी उत्पाद को मार्केट में उसकी वास्तविक लागत की कीमत या लागत से अधिक कीमत पर विक्रय किया जाए, जिससे कि अन्य उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, यह जानकारी आकलन द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि प्रोजेक्ट लाभदायक है या नहीं, ये आपने निकाल लिया पहले। उसके बाद जब जो प्रोडक्ट आप उत्पाद या प्रोडक्ट को जो आप मार्केट में बेचना चाहते हैं उसकी कीमत तो आपने निकाल ली। इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए जैसे आपने उसका आकलन किया और सारा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाई, उसमें आपको ज्ञात हो गया कि ये प्रोडक्ट जो अवेलेबल मार्केट में प्रोडक्ट है उसके जितना या उससे अधिक आपको प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं, ये आपको पहले ही पूर्व जानकारी मिल जाती है। और इसको यदि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल यदि प्रोडक्ट है और हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है या प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को देखना है, वह हमेशा मार्केट में अवेलेबल प्राइस से कम होना चाहिए, जब तभी आप उसमें से प्रॉफिट अर्न करने की सोच सकते हैं। क्योंकि इसमें कई बार प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन में क्या होता है कि जब यदि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट में गए सेम प्राइस पर, जिसमें कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट हैं, तो जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और जो अवेलेबल मार्केट में प्रोडक्ट है उसके यदि स्तर से आपकी कीमतें कम होंगी तो ही आप प्रतिस्पर्धा में कूद सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, यदि आपने उस प्रोडक्ट के बराबर अपनी प्राइस रखी, सपोज़ आपके प्रोडक्ट आपने टूथपेस्ट बनाया, टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं या टूथब्रश का एग्जांपल लेते हैं। टूथब्रश आपकी कॉस्टिंग है 9 रुपये 80 पैसे और मार्केट में प्राइस है 12 रुपये, तो आप प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीशन में उतर सकते हैं यदि आपको इसमें से प्रॉफिट कमाना है। तो
तो आप क्या करेंगे, 12 रुपये के सामान पर उसी क्वालिटी का जो एग्जिस्टिंग मार्केट में बिक रहा है आराम से बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आप यदि 12 रुपये में बेचेंगे तो उसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल टूथ ब्रशेस हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो लोगों के मन में उस प्रोडक्ट के प्रति विश्वास ऑलरेडी है, वो ट्रस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट पर, तो वो हमेशा उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, न कि आपके प्रोडक्ट को। तो आपको आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमेशा मार्केट में एग्जिस्टिंग प्राइस से आपका प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखना पड़ेगा। इसका आप ध्यान रखना चाहिए। यदि उत्पाद की डिज़ाइन उचित न हो तो अन्य डिज़ाइन का चुनाव किया जा सकता है। ये हमारा एम रहता है कि जैसे मैंने अभी आपको टूथब्रश का एग्जांपल दिया, तो यदि आपकी डिज़ाइन नहीं हो तो आप अन्य डिज़ाइन देखिए। आप जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उस पर मत जाइए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इशू विद इट, पेटेंट्स के इश्यूज होते हैं और एट्सेट्रा। तो आपको आपका जो उत्पाद है उसका डिज़ाइन आपको उचित करना पड़ेगा। आकलन द्वारा उत्पाद की न्यूनतम कीमत ज्ञात की जा सकती है। आप एस्टिमेशन के माध्यम से प्रोडक्ट की मिनिमम कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं, और मिनिमम कॉस्ट निकालने के पश्चात इसे मार्केट में अन्य महंगे उत्पादों की अपेक्षा न्यूनतम कीमत के उत्पाद को प्राथमिकता मिलती है। आपको जब भी एस्टिमेशन करें तो हमारा एम यही होना चाहिए कि हमें मिनिमम प्राइस रखनी है हमारे प्रोडक्ट की, मिनिमम, तभी हम एक तो प्रॉफिट कर सकते हैं। प्रॉफिट जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट के लिए करते हैं, जब भी कोई बिज़नेस करते हैं तो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन एस्टिमेशन के माध्यम से हम उस कॉस्ट को हमेशा कम करने का प्रयास करते हैं। यह जैसे मैंने आपको बताया, टूथब्रश की कीमत आपको 9 रुपये 80 पैसे 50 पैसे से ज़्यादा करनी ही नहीं है, नहीं तो आप 12 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में जो मौजूद है उससे आप कभी भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकते हैं। कभी भी प्रतिस्पर्धा के भाव से आप मार्केट में नहीं उतर सकते हैं। और आपका डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए, पैकिंग एट्रैक्टिव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, पैकिंग एट्रैक्टिव होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ये ड्यूरिंग एस्टिमेशन के माध्यम से ही आप इसे समझ सकते हैं। अब ओवर एस्टिमेटिंग और अंडर एस्टिमेटिंग ये हमने पहले देखा, इसे एक बार फिर से मैं ब्रीफ करता हूँ। ओवर एस्टिमेटिंग मतलब जब हम एस्टिमेशन हमने बनाया और जो एग्जिस्टिंग एस्टिमेशन है वो हमारा ओवर हो गया, हमने ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया, या अंडर एस्टिमेटिंग कर लिया, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उससे जो एक्चुअल प्राइस है उसको हमने ज़्यादा कंसीडर न करते हुए अपने मन से कुछ प्राइसेस निकाल ली, मटेरियल रॉ मटेरियल का सही सर्वे हमने मार्केट में नहीं किया, जिसके कारण हमारा अंडर एस्टिमेट हो गया। दोनों ही संगठन के लिए हानिकारक है। अब ये क्यों है ओवर और अंडर एस्टिमेटिंग हानिकारक, ये हमने देखा पहले क्या होता है, क्योंकि ओवर एस्टिमेटिंग में टेंडर अस्वीकृत हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, आप यदि कहीं टेंडर डाल रहे हैं, NIT जिसको बोलते हैं, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, NIT कहते हैं ज़्यादातर, तो इस NIT में यदि आपने डाला तो आपका यदि ओवर एस्टिमेशन है, सपोज़ 20 लाख का टेंडर है और आपने 50 लाख बना कर डाला उसको, गवर्नमेंट की प्राइस है 20 लाख और आपने डाला 50 लाख, तो आपको उस 20 लाख के आसपास प्राइस रखनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सपोज़ 20 लाख 80 रुपये, तो 20 लाख 80 हज़ार रुपये, तो आपको अपनी प्राइस 21 लाख 80 हज़ार इस तरीके से रखनी है, ताकि मिनिमम रहे और तब आपको टेंडर मिलेगा। तो आपको न तो अंडर एस्टिमेट करना है, आपने डाल दिया और आप वो काम 20 लाख का काम यदि सरकार के किसी इंजीनियर ने उसको निर्धारित किया और उसमें आपका कॉस्टिंग नहीं बैठा, तो आपका ओवर एस्टिमेशन हो गया। और बैठ गया अंडर एस्टिमेशन आपने किया, तो आपको जब उस काम को करने जाएंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाएंगे उस स्टैंडर्ड का, तो वो आपका अंडर एस्टिमेशन हो गया। तो ओवर एस्टिमेशन में टेंडर अस्वीकृत हो जाते हैं और अंडर एस्टिमेशन से संगठन को प्रत्यक्ष हानि होती है। मतलब ये आप अंडर एस्टिमेशन तो लॉस ही होता है, और लेकिन ओवर एस्टिमेशन से भी आपको लॉस ही होता है अल्टीमेटली। ये टेंडर अस्वीकृत हो गया, आपका मतलब क्या हुआ, टेंडर अस्वीकृत हो गया मतलब आपका जो लॉस ही है, अब आपको दूसरा काम खोजना पड़ेगा। तो दोनों केस में आपको लॉस ही होता है।
और वास्तविक आकलन प्रबंधन को टेंडर भरने में सहायता करता है। यानी कि आपका यदि सही एस्टिमेशन है तो वो टेंडर जो कंपनी है वो टेंडर भरने में एक्यूरेसी होती है। इसीलिए ये इंजीनियर पढ़ते हैं, बिकॉज सिंस आवर फर्स्ट ईयर हम सारी चीज़ों को विभिन्न सब्जेक्ट्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं मैकेनिकल से रिलेटेड, तो हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में होते हैं कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको समझकर उसमें लगने वाले नफ़ा नुकसान को ध्यान में रखकर हम एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट है आकलन द्वारा प्रबंधन यह निर्णय लेता है कि किसी पदार्थ को बाहरी संस्था से क्रय किया जाए या स्वयं बनाया जाए। कभी कभी किसी पदार्थ को मार्केट से क्रय करने की अपेक्षा स्वयं बनाना लाभदायक होता है। ये ध्यान देंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 6 देखिए, आकलन निर्णय कब लेता है प्रबंधन कि किसी पदार्थ को बाहर से संस्था से कि उसकी कॉस्टिंग वो खुद निकालते हैं। एस्टिमेशन में जनरली जब भी हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं तो स्वयं का सब कुछ बनाते हैं, हर चीज़ कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ स्वयं बनाएं, जिससे कि हम कॉस्टिंग में सेव कर सकें। लेकिन बाहर मार्केट से यदि आपको खुद बनाना कितना लाभदायक है, उसके लिए आपको ज़्यादा लेबर लगेगी और कितनी लोगों से आपको एनओसीज लेनी पड़ेंगी, कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। ऐसे बहुत सारे आप एस्टिमेशन खुद कर सकते हैं और खुद करके यही एस्टिमेशन के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस आप खुद बनाएं या बाहर से सीधे क्रय करके आप असेंबल करें। तो जब हम ये असेंबल करते हैं तो हमको यह भी ध्यान में रखना है कि यदि मैं आपको इसका सही अच्छा और तर्कसंगत उदाहरण दूं, तो हम यदि कोई कार खरीदते हैं, सपोज़ कोई कार खरीदी आपने या आपने मोटरसाइकिल खरीदी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिवाय इंजन बनाने के और उसको असेंबल करने के कंपनियां बहुत कम सामान बाकी का खुद बनाती हैं। कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती, ये ध्यान रहे, और उसको सिर्फ असेंबल करती हैं। ये मोटरसाइकिल में तो हो सकता है एक बार चल भी जाए, लेकिन यदि आप कार को देखें, यदि ट्रक को देखें, तो कंपनियां बहुत कम सामान खुद बनाती हैं, बाकी सामान बाहरी वेंडरों से खरीदकर सिर्फ उसे असेंबल करती हैं और सेल करती हैं, एंड दे ऑलवेज मेक प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सिर्फ असेंबली लाइन उनकी होती है, डिज़ाइन उनका होता है, और मार्केट में वो टेंडर इनवाइट करते हैं और उन टेंडर को प्राइवेट जो कंपनीज रहती हैं, छोटी से छोटी कंपनियां भी बना उसको फिल करती हैं उस टेंडर्स को, और वो टेंडर में काम करती हैं। तो आप देखेंगे कि कार में n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइलेंसर, बैक लाइट, लाइटें, बल्ब। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो आप देखेंगे, साइड मिरर, साइलेंसर, पेट्रोल टैंक, बैटरी, टायर, ट्यूब, रिम, ब्रेक शू। ये सारी चीज़ें एक ही कंपनी बनाती है क्या असेंबली करते समय? नहीं, ये सारी चीज़ें अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, और वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग इससे खरीद कर खुद असेंबल करते हैं। इवन कई कंपनियां तो फॉरेन की हमारे देश में हैं, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो उसमें हम जो बाहर से कुछ भी नहीं खरीदती, वो सारी चीज़ें बाहर से ही खरीदती हैं, बाहर से ही के वेंडरों से बनवाती है और खुद सिर्फ असेंबल करती है और उसमें प्रॉफिट बनाते हैं। सो दे डू नॉट मेक एनीथिंग। तो आप देखेंगे कि कार जहाँ पर भी असेंबल होती हैं वो जगह एकदम नीट एंड क्लीन होती है। वो ISO 9000 उनको मिलता है, उनको ISO सर्टिफिकेशन क्लीनलीनेस के लिए मिलता है, और n नंबर ऑफ़ आइटम्स के लिए मिलता है। तो ये जितनी भी चीज़ें, ये सिर्फ प्रबंधन कब उपयोगी होता है? जब वो खुद बनाए या बाहर से खरीदे, इसका एस्टिमेशन उन्होंने सही किया होगा, तभी यह पॉसिबल है। 7 पॉइंट को देखते हैं। यह विक्रय एवं उत्पादन संबंधी नीतियाँ बनाने में प्रबंधन की सहायता करता है। सेल्स एंड प्रोडक्शन। विक्रय मतलब सेल्स, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। तो सेल्स और प्रोडक्शन की पॉलिसीज़, नीतियाँ मतलब पॉलिसीज़, तो सेल्स एंड प्रोडक्शन की पॉलिसीज़ बनाने में मैनेजमेंट की ये
हेल्प करता है एस्टिमेशन, ताकि वो उस हिसाब से सेल करे और कितना उत्पाद होगा, कितना सेल होगा, किस तरीके से इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि उत्पाद उत्पादित होने के बाद जब तक विक्रय नहीं होगा, सेल नहीं होगा, तब तक वो कंपनी के लिए किसी काम का नहीं है। तो दे हैव टू मैन्युफैक्चर क्विकली एज वेल एज सेल इट क्विकली। इस तरीके से ही हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। यह कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने में सहायता करता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा कि मैं एक मजदूर किस तरीके से कितने काम कर सकता है, हम उसकी इफ़िशियंसी निकालते हैं। इफ़िशियंसी निकालने के बाद हम उसको देखते हैं कि वो कितना इसमें काम किया, कितने उसका जॉब, कितने घंटे का उसका काम है, कितने घंटे उसको रिलैक्सेशन देना है, अलाउंसेस मिलते हैं। और ये अलाउंसेस हम एक बार और इसी यूनिट के अंत में भी देखेंगे। तो इस तरीके से सारी गतिविधियों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें यह वेतन, वेजेस, खासकर वेजेस को इसमें निर्धारित करने में बहुत सहायता करता है। यह गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु आधार प्रदान करता है, यानी कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं प्लांट के अंदर वो कैसी कंट्रोल होंगी, एक्टिविटी कंट्रोल वो का बेस रहता है एस्टिमेशन, ताकि इसकी सहायता से हम काम को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से उसे संपन्न कर सकते हैं। और लास्ट, यह एक स्टैंडर्ड आकलन बनाने में प्रबंधन की मदद करता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड एस्टिमेशन बनाने में प्रबंधन की मेहनत करता है। स्टैंडर्ड एस्टिमेशन मतलब अंत में क्या होता है, जब ये प्रोडक्शन स्टेज पर आता है तो हम उसे एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी बनाने में एस्टिमेशन प्रबंधन की मदद करता है, जिससे कि हर कार्य, छोटे से छोटे कार्य या बड़े से बड़े कार्य को सही तरीके से निष्पादित करने के लिए प्रबंधन की मदद करता है यह एक स्टैंडर्ड एस्टिमेशन। तो इस तरीके से यह 10 पॉइंट आप ज़रूर याद रखें सॉरी जिसकी सहायता से आप इसे एक्सप्लेन करते समय आसानी से ये एस्टिमेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव बता सकें। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? आप हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस है ना, तो ये इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए। उत्पाद, मार्केट, रियल कॉस्ट, इमेजिनरी कॉस्ट, एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन, मिनिमम प्राइस डिटर्मिनेशन, इस तरीके से चेंज द प्रोडक्ट डिज़ाइन, और इस तरीके से आप छोटे छोटे पॉइंट बनाकर इन्हें याद रखिए। और याद करने के बाद इन्हें एक बार लिखिए, ताकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न में, तो आप इन्हें सही तरीके से इनका उत्तर दे सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।